जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा आज बात कर रहे हैं ACC 129 पर मॉडर्न इंडिया में लेक्चर 5 की। यानी कि अब तक हमने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है कि यूरोपियन पावर कैसे इंडिया में आई है, यूरोपियन पावर इंडिया में आने के बाद कैसे उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया है, उसके बाद उन्होंने कैसे बंगाल को जीता है और कैसे मैसूर को जीता है। इसके बाद अब नंबर आता है मराठाओं का। लेकिन मराठाओं के साथ ब्रिटिशर्स के लिंक फाइट जानने से पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना यह है कि मराठा एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। जो छत्रपति महाराज जो एक महान पर्सनैलिटी है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, उनके बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी लेनी होगी। कैसे मराठा एम्पायर जीरो से ऊपर तक गया है और उसके बाद कैसे ऊपर जाने के बाद उनका लास्ट में डिक्लाइन हुआ है। क्या उनकी कुछ इंटरनल वीकनेस थी या कुछ जालसाजी थी या अंग्रेज ज्यादा ताकतवर थे, ये चीज हम देखने होगी। आपका पॉइंट ऑफ फोकस डेफिनेटली एग्जाम होना चाहिए, डेफिनेटली हमारा टारगेट पेपर क्रैक करना है, लेकिन उससे अलावा इस हिस्ट्री की ग्रेट पर्सनैलिटी को पढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी भी है और हमें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में ऐसे शौर्य और गाथा के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम ऐसी पर्सनैलिटी को कैप्चर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया की। अब मॉडर्न इंडिया में देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं। हम फाइट टू फाइट नहीं पढ़ रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे 1600 से 1757 तक चेंजेज हुए और कैसे 1757 से लेके 1799 तक चेंजेज हुए, 1800 तक चेंज हुए। अब हम पढ़ रहे हैं 1800 से लेके कैसे ब्रिटिशर्स ने 1856 तक चेंजेज हुए, उसके बीच में कौन सी पॉलिसी वो लेके आते हैं, किस राजाओं को जीतना पड़ता है, अब मुगलों को कैसे हराया है, बंगाल को कैसे हराया है और मराठाओं के साथ क्या करने वाले हैं, उन चीजों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है वो यही आता है मॉडर्न इंडिया में कि मराठाओं को, ऐसे तो मराठाओं ने बहुत सारे युद्ध किए हैं इतिहास में जो हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है मराठाओं से रिलेटेड हमारे पास सबसे मेन पॉइंट है कि मराठा शक्ति की ऊंचाई और फिर उसका पतन कैसे होता है। अंग्रेजों के साथ बात करें, एंग्लो मराठा वार, अगर हम एंग्लो मराठा वार की बात करें तो 3 युद्ध होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है 1775 से लगभग 82 तक चलेगा, नेक्स्ट होता है 1803 में और नेक्स्ट होता है 1817 से 18 में। अब मेन पॉइंट आता है कि अंग्रेजों, अब ये ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जो शिवाजी महाराज हैं, के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले अंग्रेजों ने इनको कैसे जीता उस पर हम एक रिलेटेड बात कर देते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1757 में प्लासी जीता, आपको पता है। 1764 में बक्सर जीता इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद 1767 में ये मैसूर के ऊपर वार करते हैं, पहला युद्ध मैसूर पे, क्योंकि इनके लिए मैसूर सही था। 1767 में मैसूर के ऊपर वार करते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद ये फिर जो दूसरे, ये फर्स्ट मैसूर वॉर है, सेकंड मैसूर वॉर करने से पहले ये मराठाओं के साथ एक युद्ध करते हैं। क्या ये युद्ध करना इनकी मजबूरी है या जरूरत है? क्या ये मजबूरी है या जरूरत है? तो मैं आपको बता देता हूं ये जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि मराठाओं के साथ युद्ध करेंगे, मराठाओं के साथ मांडवाली करेंगे, इसके बाद ये अंग्रेजों के ये फिर मैसूर के पास वापस जाएंगे। पहला युद्ध करने के बाद ये मराठाओं को हल्के में छोड़ देंगे कि इनको बाद में निपटेंगे, पहले मैसूर पे टारगेट कर लेते हैं। फिर जैसे ही ये 1799 में 1799 में ये मैसूर को जीत लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा 1803, देखिए 1803 यानी कि 4 ईयर के बाद ही ये नंबर लगा देते हैं मराठाओं का। मराठाओं को हल्के में मत लेना, मराठाओं को 3 युद्ध लगे थे इनको हराने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिवाजी महाराज को पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे शिवाजी महाराज को।
शिवाजी महाराज का जन्म की अगर बात करें 6 अप्रैल को होता है 1627 में। कैसे याद रखेंगे? 1627 में जिस टाइम ये होते हैं उस टाइम हिंदुस्तान के पास राज मुगलों का होता है भाई, मुगलों का राज होता है। मुगलों में उस टाइम पर कौन होता है? उस टाइम अकबर का बेटा होता है जहांगीर। जिस टाइम इनका जन्म होता है उस टाइम जहांगीर होता है एम्पायर पे, तो 1727 में होता है। इसके बाद इनको शिवाजी, इनको टाइटल दिया जाता है छत्रपति का। शिवाजी महाराज को छत्रपति का टाइटल दिया गया है। आपको ये बात पहले से भी पता है, फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड हम दे देते हैं। कब? जब 1774 में 1674 में, जब इनको 1674 में जब ये राजा बनते हैं, ये राजगद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अपनी जो राजधानी बनाते हैं वो रायगढ़ को बनाते हैं। इनकी राजधानी का नाम है रायगढ़। रायगढ़ को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। ये उस समय और अगर इस टाइम इनकी कैपिटल ये है, छत्रपति महाराज शिवाजी हैं। छत्रपति की उपाधि इन्होंने 1674 में ली है। जब इनका जन्म हुआ है तब जहांगीर होते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है उनके सेम टाइमिंग का कौन है। और इनकी डेथ की अगर बात करें तो 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। इतना मोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। अब बात आती है मराठाओं का राइज कैसे हुआ, मराठा आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखेंगे। द राइज ऑफ मराठा पावर, ठीक है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, नॉट एन वन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर ग्रुप है भाई, ये पर्टिकुलर ग्रुप है ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसके लिए क्या मैटर करता है? द बेसिक ऑफ द राइज, जो मूलभूत आधार रीजन रहा है राजाओं मराठों की राइज का, एम्पायर का, वो है पूरा है महाराष्ट्र में, जिनके अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग है, नेशनलिटी की फीलिंग थी, राष्ट्रवाद। अब एक टॉपिक से हटके मैं एक बात बता देता हूं। अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग इंडिया यानी कि भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं, राष्ट्र था ही नहीं। क्योंकि कोई भी राष्ट्र बनने की कंडीशन सुनिएगा, राष्ट्र बनने की कंडीशन है कॉमन लैंग्वेज होना जरूरी है, एक डेफिनेट टेरिटरी, आपकी एक सीमा होनी जरूरी है। और भारत के लिए ऐसा कभी था ही नहीं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश। बट मैं आपको बता दूं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और उसके बाद मुगल साम्राज्य, और उससे पहले, मुगल से पहले हमारा मराठा राज्य, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए इंडिया एक नेशन था। ग्रेट अशोका, ये सिर्फ सुनने वाली बात है। ग्रेट अशोका को ऐसे ही ग्रेट नहीं कहा जाता, क्योंकि उनके राज्य में टेरिटरी इतनी थी कि आज भारत का क्षेत्रफल, इंडिया का अगर मैं एरिया की बात की जाए, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जो उससे कई बहुत ज्यादा था अशोक के टाइम में। इसलिए इंडिया के पास एक डेफिनेट टेरिटरी थी, बट एक टाइम के बाद चेंज होती रहती है, जो भी अंग्रेजों के आने के बाद भी चेंज हुई है। तो ये एक टेरिटरी चलती रहती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट 1 में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 ये भी कहता है कि टेरिटरी चेंज हो सकती है, यानी कि नई टेरिटरी आ सकती है, कुछ टेरिटरी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात हमारे लिए मेन थी जो समझाने, क्योंकि ये कहानी लॉजिकली समझनी है। हम पास्ट को समझ रहे हैं, हम हिस्ट्री को समझ रहे हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास सबसे मेन जरूरी चीज है कि हम चीजों की इंपोर्टेंस को समझे, हिस्ट्री के हम आउटकम को समझे। चलिए आगे 1665 की बात कर रहे हैं। 1665 में यानी कि 1665 की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पर पुरंदर की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
ये याद रखना है। पुरंदर, पुरंदर की संधि होती है और ये किसके बीच में होती है? हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी शिवाजी महाराज के बीच में और जय सिंह के बीच में। पुरंदर की संधि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, कहां पर? आगरा में, और 1666 में धोखे से। 1666 में आगरा में इनको बंदी बनाया गया था, वो भी धोखे से। और उस टाइम कौन था? औरंगजेब। और शिवाजी की डेथ कब होती है? मृत्यु कब होती है? 1680। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707। ये सीरीज एक आसपास में याद रखना। लेकिन वो वहां से भाग गए थे, भागने में सफल हुए थे। इसके अलावा शिवाजी महाराज के बारे में एक ग्रेट बात है, इनके साम्राज्य में अष्टप्रधान वर्ड हम यूज कर रहे हैं। इनके दरबार में अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान, यानी कि 8 मेन पर्सनैलिटी। किसी भी साम्राज्य को अगर आगे जाना है तो उसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर ऐसे होने चाहिए जिनकी बुद्धिमत्ता अटमोस्ट हो, जिनका बुद्धिमत्ता एक हायर लेवल हो। इसी तरह आपने नवरत्न नाम सुना होगा, अष्टप्रधान नाम सुना होगा। ये अष्टप्रधान वाकई में एक जबरदस्त चीज होती है। अगर आपको लॉन्ग लिविंग रहना है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग पिलर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं है तो आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप बहाव के विपरीत में तैर सकते हैं, बिल्कुल तैर सकते हैं, और विपरीत बहाव में रह भी सकते हैं, बट कितनी देर तक। ये अष्टप्रधान यानी कि आपके स्ट्रॉन्ग पिलर आपको उस टाइम में भी सपोर्ट करते हैं जिस टाइम पर मार्केट क्या चाहे कुछ भी अलग हो। चलिए, ये अष्टप्रधान में कौन कौन है? नाम आपको ध्यान रखनी है। पेशवा, अमात्य, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और जज। इसमें जैसे कि मिनिस्टर है, आपको कोई ध्यान नहीं है, सेक्रेटरी का ध्यान नहीं है, सेनापति का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जज का ध्यान है। लेकिन पेशवा, अमात्य, सुमंत और पंडित राव आपको पता होना चाहिए। आज से पहले कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि पंडित राव किससे एसोसिएट है, सुमंत किससे एसोसिएट है, ये हमसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ये। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पेशवा, ये ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पेशवा किंग है। अमात्य है यानी कि मजूमदार, ये वर्ड इंपोर्टेंट है भाई, अमात्य। अमात्य और एक नाम है मजूमदार, ये ध्यान रखने वाली बात है, अमात्य या मजूमदार। ये कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। अमात्य और मजूमदार को हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो धन का कंट्रोल करके रखता है, यानी कि वित्त, पैसे को संभाल के रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है वाक्यानवीस। वाक्यानवीस, वाक्यानवीस, ठीक है। ये डे टू डे अफेयर को मॉनिटर करता है, डे टू डे अफेयर, कामकाज, कामकाज को, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का तो नाम आपको कॉमन है, ये पूछा नहीं जाएगा। सुमंत और दबीर, यानी कि सुमंत और दबीर, ये नाम याद रखना। ये है फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि विदेश मंत्री। आपने मराठा मूवी देखी थी, मराठा मूवी में सुमंत थे जो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम संभालते थे। किसको क्या मैसेज भेजना है, किसको क्या मैसेज, किसके सहयोग करना है, किसका सहयोग नहीं करना है, उनके साथ क्या रिप्लाई करना है, ये सब सुमंत का काम है। नेक्स्ट है सेनापति। सेनापति नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है, सर ए नौबत। सर ए नौबत
एक बात बताइए, जब युद्ध होगा तो किसके सर पे नौबत आएगी? सेनापति के नौबत आएगी। काम क्या है सेनापति का? रिक्रूटमेंट करना, नए सैनिकों की भर्ती करना, उनको संभालना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। पंडित राव जैसा कि नाम है वैसा ही कि क्या है, ये स्कॉलर है और रिलीजन, धर्म से रिलेटेड इश्यू को संभाल कर। जज क्या है? जस्टिस है। ये मेन पॉइंट आपके हो गए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अमात्य, मजूमदार, वाकिया नवीस, सुमंत, दबीर, सरे नौबत, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ में पूछे गए हैं। और मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी बता देते हैं कि जल्दी ही हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे ह्यूमैनिटी के और जीके के क्वेश्चन अलग अलग टेस्ट सीरीज में मॉक में चलेंगे। उसमें हम जितना सिलेबस हमने कराया है वो भी, और जो सिलेबस हम नहीं करा रहे हैं और आगे कराने वाले हैं, उससे रिलेटेड MCQ टेस्ट सीरीज लेंगे। उस टेस्ट सीरीज का सबसे खास बात क्या रहेगी कि उससे आपकी तैयारी का लेवल पता चल जाएगा, आपका रिविजन बेस्ट हो जाएगा और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप अपडेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ। अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद, उसकी डेथ के बाद राजा राम कंटिन्यू रहते हैं इस टाइम में, ध्यान दें। और जब राजा राम की डेथ हो जाती है, उसकी विधवा वाइफ, राजा राम की विधवा वाइफ का नाम है ताराबाई। अब ये नाम ध्यान से सुन ले, ताराबाई। हर क्षेत्र में कोई भी महान साम्राज्य रहा है, कोई भी महान साम्राज्य है, वो अपने आप तहस नहस नहीं हुआ है, ना दुश्मन के वारों से वो तहस नहस हुआ है, वो अंदर की राजनीति की वजह से तहस नहस हुआ है। मराठाओं को तहस नहस करने का जो कोई अगर जिम्मेदार किसी आंतरिक इंसान को माना जाए तो वो ताराबाई हो सकती है। सिर्फ अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने मराठा शक्ति में सेंध लगा दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हिस्टोरियन है, ऐसा डाटा है और ऐसा ये रिजल्ट जो आए हैं वो कह रहे हैं। क्योंकि आपका बेटा किसी भी शक्ति के ऊपर या किसी भी पद पे बैठने के लिए जो पहली योग्यता होती है, पहली कंडीशन होती है, वो होती है योग्यता। वो पहली चीज होती है राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम। ये नहीं है कि वो किसका क्या लगता है, नहीं तो फिर आप बिखर जाएंगे। तो ताराबाई, आप ध्यान दें, राजा राम मराठा के बाद बनते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा बाई ताराबाई, ठीक है, उनका 4 साल का बेटा, ठीक है, जिनका नाम है शिवाजी सेकंड, ठीक है, ताराबाई के बेटे का नाम है शिवाजी सेकंड। बात को दे, अब शिवाजी नाम रखने से शिवाजी नहीं हो जाता है कोई, शिवाजी सेकंड जो रहते हैं। और अंग्रेजों के साथ लगातार, मुगलों के साथ लगातार इनकी लड़ाई रहती है आजादी के लिए। और मराठा लीडरशिप ताराबाई के हाथ में जब आती है, तब औरंगजेब की डेथ हो चुकी होती है। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं, बालाजी बाजीराव का नाम आपने सुना होगा, बालाजी बाजीराव, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है और उसके सारे फैक्ट लगभग सही हैं। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव पेशवा थे, आपको पता है। और इनके बाद पेशवा आपका एंसेस्ट्रल हो गया, पुश्तैनिक हो गया, पैतृक हो गया, यानी कि बाप के बाद बेटा बनेगा। यानी कि इससे पहले ये पेशवा का पद पैतृक नहीं था, एंसेस्ट्रल नहीं था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे नहीं था, ये इसके बाद हो गया। यानी कि अभी तक हमने जितनी बातें की उसको ठंडे दिमाग से सुनिए। शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज के टाइम पे कौन कौन से राजा हैं? शिवाजी महाराज के टाइम में पुरंदर की ट्रीटी होती है, शिवाजी महाराज को कोई बंदी बना लेता है, वो वहां से भाग जाते हैं, उस राजा का नाम आपको पता हो। शिवाजी महाराज के बाद, उनकी डेथ के बाद कौन राजा बनता है? उनके राजा के बाद बालाजी पेशवा राव, बालाजी बाजीराव कब आते हैं? उसके बाद ये पेशवा की पत्ती कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि अगर मेन पॉइंट देखा जाए तो पहले जो छत्रपति महाराज शिवाजी जो काम संभालते थे, वो उसके बाद सारी बागडोर पेशवा के हाथ में आ गई। यानी कि पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई है। अब मराठा रहेगा या नहीं रहेगा, ये पूरी जिम्मेदारी पेशवा की हो गई है। चलिए नेक्स्ट, इन द मराठा पीरियड सरंजमी सिस्टम लागू होता था। सरंजमी सिस्टम किससे एसोसिएट है? ये लैंड रिवेन्यू से है, यानी कि भूमि कर से रिलेटेड। और भूमि कर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि राज्य को चलने के लिए धन की जरूरत है और धन सबसे ज्यादा लैंड से आता है। हाँ, लूटपाट से भी धन आता है पर वो परमानेंट नहीं होता, उस पर हम फिक्स नहीं रह सकते हैं। चलिए सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आते फिर 1757 में। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, आपने मूवी देखी होगी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा, लुटेरा था,
इंडिया ये लूटता है किसको? मथुरा को और आगरा को। आगरा में ये लूट मचा देता है। उस टाइम मराठे भी होते हैं, पर मराठों में इतना, सॉरी मराठे नहीं, उस टाइम मुगल भी होते हैं, पर उनमें इतना दम नहीं होता है कि इस लूट से वो भारतीय जनता को बचा सके। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको पता है मुगल साम्राज्य खत्म हो गया था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब वो लूट रहा था 1757 के आसपास, याद रखें उत्तर भारत में उधर वो हो रहा है, इधर दक्षिण भारत में बंगाल के पास 1757 में प्लासी हो रहा है, याद रखना। यानी कि 1757 में लूट के बाद 1761 में मराठा इन्हें रिप्लाई करते हैं और मराठा इनका टक्कर लेते हैं, तो वो होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत वॉर। और कौन सा है ये वॉर? थर्ड। और इसके ऊपर कहानी बनी है। मराठाओं की तरफ से कौन लड़ता है? सदाशिव भाऊ। मराठाओं की तरफ से लड़ते सदाशिव भाऊ, और दूसरी तरफ से अफगान होते हैं जो अहमद शाह अब्दाली के अंडर में होते हैं। और आपको पता है इसमें बोला गया कि मराठाओं की हार बुरी तरह हार हो गई। ये बुरी तरह हार नहीं हुई थी, ये कुछ हिंदुस्तानी राजाओं ने दगा दे दिया था अंतिम समय में, तब जाके मराठाओं की हार हुई। इतना बड़ा साम्राज्य, इतने ताकतवर योद्धा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आके लुटेरों को भगा रहे हैं। क्या उत्तर भारत के देशी राजाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अगर वो 1% भी मराठाओं की हेल्प कर देते तो मुझे नहीं लगता कि अहमद शाह जैसा कायर बाहर से आने वाला लुटेरा हिंदुस्तान को जीत के चला जाता। जरूर गद्दारों का ही साथ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद मराठा की शक्ति खत्म हो गई। अब मराठाओं के बाद अंग्रेजों के साथ कुछ युद्ध हुए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, मैंने आपको बताया था, पहला मराठा वार, दूसरा मराठा वार और तीसरा मराठा वार। इसके बाद थर्ड के बाद 1818 के बाद क्या हुआ होगा? सोचो, मराठा खत्म, यानी कि मराठाओं के ऊपर दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो मराठा फिनिश, अब ब्रिटिश रूल करेंगे, या फिर मराठा कंटिन्यू करेंगे। तो आपको हम बता देते हैं मराठा कंटिन्यू करेंगे, बट सबसाइडरी अलायंस रहेगी। उस टाइम जो मराठा राजा बनेगा उसके साथ ब्रिटिश सबसिडरी अलायंस करेंगे, यानी कि आगे से मराठा ब्रिटिश की हेल्प करेंगे। कमजोरी में क्या नहीं करना पड़ता, सब करना पड़ेगा। यानी कि इसमें कुछ पॉइंट है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, टाइमिंग देख लीजिए। इसमें कौन है? इसमें माधवराव पेशवा 2 है, ठीक है, ब्रिटिश की तरफ से। और फिर सालबाई एग्रीमेंट होता है, इसमें सालबाई की संधि होती है। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, सालबाई। यानी कि फर्स्ट मराठा वार का आउटकम क्या है? सालबाई एग्रीमेंट। सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है, तब उसमें होलकर, ये सब मराठा हैं, भोसले, सिंधिया, ठीक है, भरतपुर के राजा, और बिटवीन पेशवा बाजीराव सेकंड एंड ब्रिटिश, इसके बीच में ये लड़ाई होती है। और इसमें होती है बसीन की संधि, बसीन की ट्रीटी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थर्ड एंग्लो मराठा वार में पेशवा बाजीराव सेकंड है और फिर ब्रिटिश है, इनके बीच में लड़ाई होती है और इसमें मराठा पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, डिक्लाइन होते हैं। यानी कि ये सब्सिडरी अलायंस करेंगे अंग्रेजों के साथ। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि बंगाल अंग्रेजों का, मैसूर अंग्रेजों का, अब मराठा अंग्रेजों का, अब बच गया सिख एम्पायर। ध्यान दीजिए, अब अंग्रेजों के हाथ में है मोस्टली इतना भारत, लगभग 70% इंडिया अब ब्रिटिशर्स के अंडर में है, डायरेक्ट कंट्रोल में है अप्रोक्सीमेट। देखिए इन्होंने कितनी आसानी से, यहां पर कैसे जीता इन्होंने, यहां पर जालसा जी, यहां पर थोड़ी सी बहादुरी, थोड़ी सी रणनीति, और यहां पर जीता बाद में शक्ति से शक्ति को। और अब सिखों को हराना आसान है। अब सबसे मेन पॉइंट क्या आता है? सबसे मेन पॉइंट ये आता है
ठंडे दिमाग से देखिएगा, एक हायरार्की मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये समझ गए तो ये फैक्ट आपके दिमाग में छप जाएंगे। सबसे पहले 1757, 1764 बंगाल गया, 1767 से 1799 में मैसूर गया, 1800 से 1816 तक मराठा गए। ठीक है, अब सीधा 1840 के बाद ही ये पंजाब का नंबर लगाएंगे, सिखों का नंबर लगाएंगे। क्यों इतने दिन बीच में रेस्ट, क्यों इतने दिन बीच में रेस्ट, क्यों इतने दिन रुके, क्यों? इसका एक सीधा सा रीजन है, महाराजा रणजीत सिंह। इनका सिर्फ नाम रणजीत नहीं है, ये एक्चुअल में ग्रेट पर्सनैलिटी है। ये 1839 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद मराठा सिख साम्राज्य टूटने लग जाता है। जिन सिखों को एकजुट करके महाराजा रणजीत सिंह ने, जिन मिसलों को एक करके दोबारा से सिख एम्पायर खड़ा किया था, वो मिसलें आपस में फिर से टूटने लग जाती है और जिन पे कौवे और चील की तरह नजर है अंग्रेजों की, और अंग्रेज फाइनली उनको कैप्चर कर लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को क्रैक करिए कि कौन सी ट्रीटी किसके साथ हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी का नाम बताइए। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कौन सी ट्रीटी है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसमें ट्रीटी देखिए, क्या इसमें कौन से सही मैच हैं, कौन से सही हैं, ट्रू, कौन से ट्रू हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो। अदरवाइज आप रिवाइज करते रहिए, आप बहुत जल्द अपनी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके चैप्टर जबरदस्त चल रहे होंगे। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट रहता है, हम सिखों को कैप्चर करेंगे। सिखों को कैप्चर करने के बाद 1857 की क्रांति, उसके बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद गांधी का टाइम, गांधी के टाइम फिर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी यानी कि गरम दल, और फिर भारत का विभाजन, और उसके बाद भारत की फिर पॉलिटिक्स, यानी कि अगले 3-4 लेक्चर में हमारी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस कंटेंट में कुछ भी मैंने छोड़ा होगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग पे हमने काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।